हेलो पीपल, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई थिंक बिफोर प्रोसीडिंग हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या थी। ऐसे तो आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स रूल करते थे हमें, तो उस समय हम कैसी कंडीशन में थे, ये सब। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो आती है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अब सब जानते हैं कि हमारे कंट्री में कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। एग्रीकल्चर ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था। तो देखो, एग्रीकल्चर में सब 4 पॉइंट्स होते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्शन लेवल थी बहुत कम थी। अब प्रोडक्शन लेवल क्यों कम थी, उसके रीजंस हम फाइंड आउट करते हैं। इसका पहला रीजन है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी थी इंडिपेंडेंस से पहले बिल्कुल खराब थी। हमारे पास एक भी सिर्फ हमारे पास मैन पावर था, राइट। हमारे एक भी कुछ टेक्निकल चीज, कुछ मशीनरीज जो भी होते हैं टेक्नोलॉजी में, वो सब हमारे पास नहीं था। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि उन लोग अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ करें। उनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो हर बार की तरह कम ही था। थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ फाइनेंस। लैक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस से आप क्या समझते हैं। फाइनेंस का मतलब होता है मनी, हाउ मच मनी, ठीक है। हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितना मनी। फार्मर्स थे, गरीब थे, उनके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था, ठीक है, तो उनके पास फाइनेंस भी नहीं थी। ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है वल्नरेबिलिटी। आप बहुत सोच रहे होंगे कि ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है। वल्नरेबिलिटी मतलब डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे जो फार्मर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड थे, है ना। देखो, उनके पास नो इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। इरिगेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये होता है हमारा इरिगेशन। तो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज तो अब जाके आई है ना इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले तो नहीं थी। तो रेनफॉल की पे ही हमारा पूरा जितना भी फार्मिंग है डिपेंड होता था। और आप जानते हैं कि पहले लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट थे, है ना। उनके पास इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो लोगों को अपॉइंट कर सके। मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, राइट। तो डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट। अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छी फार्मिंग होगी, राइट। एंड बैड रेनफॉल, व्हाट डज दैट मीन। बैड रेनफॉल मीन्स बैड आउटपुट। अगर रेनफॉल अच्छी नहीं हुई तो नो फार्मिंग, और रेनफॉल अगर अच्छी हुई तो गुड फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वल्नरेबिलिटी, मतलब आप समझ गए ना कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक वेज बिटवीन द ओनर्स of the soil and the tillers of the soil. I think हमें ये पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले इसकी वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है। ओनर्स एंड टिलर्स। ओनर्स आप बोल सकते हैं जमींदार्स। जमींदार्स आपने क्लास 8th 9th 10th में पढ़ा होगा कि जमींदार्स वो होते हैं जो फार्मर्स से पैसा लेते हैं, या फिर वो जिनकी एक अपनी लैंड होती है, ओनर होती है लैंड के। टिलर्स आप एक तरह से बोल सकते हैं फार्मर्स, जो दूसरों के खेत में, ठीक है,
दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, राइट। ठीक है, ये हो गए ओनर्स और टिलर्स। देखिए अब ये ओनर्स थे, तो ये जो ओनर्स थे और टिलर्स थे, ये जो ओनर्स थे ना लोग टिलर्स को अपॉइंट करते थे, राइट। जो जमींदार मान लीजिए, ये फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लैंडलेस फार्मर्स, ये इनको अपॉइंट करते थे। ये इनको बोलते थे कि तुम हमारे लैंड पे काम करो। एज फार्मर्स के पास कोई जॉब नहीं था, तो दे वर लेफ्ट विथ नो चॉइस रेदर देन वर्किंग इन देयर लैंड, तो वो उनके लैंड में काम करते थे। बट ये हम और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि जो जमींदार थे वो उनको पैसा नहीं देते थे अच्छे से, बल्कि उनके ऊपर और टैक्स जोड़ देते थे। तो फार्मर्स के पास फिर से कोई पैसा नहीं बचता था कि वो अपने लिए कुछ कर पाए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल कर पाए, राइट। ठीक है, तो ये हमारा वेज बिटवीन द टिलर, ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इस पूरे पॉइंट का मतलब समझने से पहले हम ये समझना जरूरी है कि फ्रेगमेंटेड मतलब क्या होता है। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है कि जैसे आप अभी हम यहाँ पे फार्मर्स और लैंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक इंसान का लैंड इधर उधर बिखरा पड़ा है। मतलब जैसे नॉर्मली हम सबका लैंड एक जगह होता है, तो इस इंसान का लैंड इधर उधर बिखरा पड़ा है। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, पता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, एक तो ऐसे ही फार्मर्स के पास नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के पास नो लैंड, और जिनके पास होता था रेयर फार्मर्स के पास वो हैविंग द लैंड्स, वेरी रेयर। ठीक है, तो जो उनके पास लैंड्स था वो भी इधर उधर एकदम डिस्पोज्ड था। ठीक है, तो ये एक और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप हमारे इंडिपेंडेंस से पहले। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर का जो हुआ है ये सब, मतलब जिसको हम बैकवर्डनेस बोलते हैं, ये एक्चुअली क्यों हुआ, मतलब किस रीजन से हुआ। ठीक है ना, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर व्हाट रीजंस, व्हाट वर द रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। इसका पहला रीजन है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इसमें हम पहले एक्सप्लॉयटेटिव मतलब किसी को मजबूर करना। ठीक है, लैंड रेवेन्यू मतलब आपको पता होगा, एक कॉमर्स के स्टूडेंट है जो मनी, राइट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसमें मैं आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का बना के दिखाती हूँ, मे बी यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। ये है हमारे जमींदार्स, राइट, ये है हमारे ब्रिटिशर्स, ओके, ये है हमारे फार्मर्स। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना, ये इन सब के बीच में होता था, इसीलिए उसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता था जो जमींदार थे ये एक परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड थे। ठीक है, ये एक परमानेंट ओनर थे लैंड के। ठीक है, इन लोग को ये फ्री थे, दे कैन चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द फार्मर्स, जितना चाहे उतना फार्मर्स से ले सकते थे इन फॉर्म ऑफ टैक्स, राइट। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स थे, जैसे जमींदार ये फार्मर्स से लेते थे पैसा, मनी, टैक्स के फॉर्म पे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो जमींदार्स को बोल देते थे कि भाई तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे देना ही देना है, चाहे तुम कैसे भी दो। ठीक है, तो इन सब चीज के बीच में जो बेचारा फंस जाता था वो होता था हमारा फार्मर। देखो,
कुछ फार्मर्स पे कर देते, बट मोस्ट फार्मर्स डिडंट पे। अब उन्होंने नहीं पे किया, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोग जॉबलेस हो गए। अगेन वही सब आप जानते हैं, स्कैर्सिटी, पॉवर्टी एंड ऑल, है ना, ठीक है। तो ये था हमारे फार्मर्स का सिचुएशन। सबसे बेनिफिट किसको होता था, इन ब्रिटिशर्स को। जमींदार से पैसा लेते थे, जमींदार फार्मर्स को फोर्स करते थे, टैक्स के फॉर्म पे उनसे मनी लेते थे, और जो जमींदार से ना इसे मतलब बहुत पैसा लेते थे, बहुत टैक्स लेते थे, ठीक है। ये हमारा है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट बैकवर्डनेस में होता है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, हमें पहले कमर्शियलाइजेशन का मतलब जानना जरूरी है। कमर्शियलाइजेशन मतलब जो चीज टू पैसे के लिए करी जाती है, ठीक है, टू अर्न मनी। अब फोर्स मतलब उनको जबरदस्ती किया जाता है पैसे देके, जो भी होगा इसमें आगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो फार्मर्स होते थे, उन लोग फार्मर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे ना, उन लोग अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए प्रोड्यूस करते थे, है ना। उन लोग को दे हैड नो इंटरेस्ट टू जनरेट मनी थ्रू फार्मिंग, है ना। लेकिन फिर थे ब्रिटिशर्स जो उन पे बहुत जुल्म करते थे। ये अब इनको ना फोर्स करते थे कि तुम कैश क्रॉप ग्रो करो, और तुम कैश क्रॉप ग्रो करो उसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे ये फार्मर्स को एडवांस पेमेंट देते थे। उनको एडवांस में पैसा देते थे कि जो भी कैश क्रॉप ग्रो करने का जो भी खर्चा वर्चा जो आता होगा उनको एडवांस पेमेंट देते थे। अब कैश क्रॉप क्या हो सकते हैं, जैसे इंडिगो, बहुत फेमस कैश क्रॉप जो आज तक हमारे एक्सपोर्ट होता है हमारी कंट्री से। पहले और भी स्पाइसेस वगैरह होते थे, बट इंडिगो सबसे मेन था, राइट। तो अब उनको एडवांस पेमेंट देते थे, फोर्स कर देते थे। तो इससे बेनिफिट किसको होता था, फिर से ब्रिटिशर्स को बेनिफिटेड। अब फार्मर्स को फिर से लॉस, उन लोग करते थे कैश क्रॉप ग्रो करते थे तो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए उनके पास फिर से कुछ नहीं बचता था, है ना। तो फिर से वही स्कैर्सिटी लेड टू मोर पॉवर्टी, है ना। तो अब इनको देखो, ये सब करना रहता था, कैश क्रॉप ग्रो करना पड़ता था, तो उनके पास सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कुछ नहीं बचता था। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कुछ नहीं बचता था तो उन लोग के पास फिर से स्कैर्सिटी आता था, जिससे फिर से बहुत पॉवर्टी हो जाती थी। नॉट इवन वर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स, राइट। इससे क्या होता था कि अब उनको जो टैक्स पे करना रहता था, जो ब्रिटिशर्स मांगते थे, वो अब फार्मर्स नहीं दे पाते थे, ठीक है। अब वो फार्मर्स नहीं दे पाते थे। तो ये था हमारा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मुझे लगता है हमें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि हमने स्टार्टिंग से एक्चुअली पढ़ा क्या। तो देखिए, हम स्टार्टिंग किए थे, चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंडिया में क्या होता था, तो एग्रीकल्चर क्या क्या होता था उसमें, पहले क्या सिचुएशन थी हमारे एग्रीकल्चर की। लो प्रोडक्टिविटी, किस किस वजह से, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था लोगों में, फाइनेंस उनके पास नहीं था। वर्नरेबिलिटी मतलब क्या, जो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड हो, जिनके पास अगर मतलब
पैसे नहीं होते थे अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कर सके। और अच्छा रेनफॉल मतलब होता था अच्छा आउटपुट, और बैड रेनफॉल मतलब बैड आउटपुट। फिर था एक वेज बिटवीन ओनर एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। ओनर थे जमींदार्स वगैरह जो परमानेंट ओनर थे उस सॉइल के, ठीक है। टिलर्स मतलब जो फार्मर्स जो दूसरों के लैंड पे जाके काम करते थे, जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं था। तो जो जमींदार्स थे ये फार्मर्स को अपॉइंट करते थे। ये फार्मर्स वो होते थे जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता था, लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए उनके पास जाते थे, दो उनके पास उतना नहीं रहता था। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड मतलब एक इंसान का लैंड इधर उधर छितरा वितरा, ठीक है। और स्मॉल मतलब छोटा। तो फार्मर्स के पास लैंड नहीं होता था, तो बहुत कम फार्मर्स के पास लैंड होता था, और अगर उनके पास होता भी था तो ऐसे छितरा वितरा होता था। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। ये सब जो चीज होता था जिसको हम बैकवर्डनेस बोलते हैं, क्यों होता था, क्या दो रीजंस ऐसे। पहला है हमारा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब रेवेन्यू मतलब मनी, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब उन पर जुल्म किया जाता था। तो इसमें एक हम फ्लो चार्ट बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनर को कि जो जमींदार था वो जो परमानेंट ओनर था लैंड का, ये जो फार्मर्स को ना फोर्स करते थे कि बहुत पैसा लेते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो फार्मर्स दे वर लेफ्ट विथ नो मनी, नॉट इवन टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज। तो ये फिर से बहुत सारे फार्मर्स उनको दे देते थे, बट बहुत सारे फार्मर्स नहीं दे पाते थे। तो अगेन जो नहीं दे पाते थे उन लोग जॉबलेस हो जाते थे, उनको हटा दिया जाता था लैंड से काम करने के लिए। तो उसकी वजह से उनको स्कैरसिटी हो जाती थी, फिर उनको पोवर्टी लीड करती थी। और ये सब जमींदार्स को क्यों लेना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे कि उनको एक फिक्स्ड सम, मतलब जैसे 5,000 आपको देना ही देना है, ठीक है। जमींदार्स को उनको देना ही रहता था, ठीक है। ये था हमारा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फिर एक लास्ट आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उनको मजबूर किया जाता था कि पैसे देके कि तुम एग्रीकल्चर करो उनके हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से। फार्मर्स थे पहले, उन लोग क्रॉप अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए प्रोड्यूस करते थे, बट उनका उसमें उन लोग का कोई भी ऐसा नहीं था इरादा कि उन लोग मनी जनरेट करे फार्मिंग के द्वारा। उनको ना ही इवन पता था, अनपढ़ थे इसलिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको फोर्स करते थे कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए, और कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए वो उनको एडवांस पेमेंट देते थे, ये एडवांस पेमेंट मनी, ठीक है। तो जो फार्मर्स थे इससे बेनिफिट किसका होता था, ब्रिटिशर्स का। फार्मर्स के पास फिर से उन लोग बेचारे मजबूर हो जाते थे, जो उन लोग पहले सेल्फ सफिशिएंसी के लिए करते थे तो अब वो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी नहीं कर पा रहे। फिर उन लोग कैश क्रॉप ग्रो कर रहे तो उनको मार्केट से खरीदना पड़ता था, तो उनके पास उसके लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से फिर से स्कैरसिटी हुई, जिसकी वजह से फिर से पोवर्टी हुई। उन लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन लोग को टैक्स वैक्स देना पड़ता था फार्मर्स को, जो फार्मर्स नहीं दे पाते थे। ये था हमारा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। So guys, this was the first topic of first chapter, agriculture. I hope you liked it, and for more videos please subscribe my channel, and for more doubts and queries you may comment below.